हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं सौरभ दुबे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। और जैसा कि अपना चल रहा है प्रश्नावली 6.3 और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था प्रश्न संख्या 6 से लेकर प्रश्न संख्या 10 तक। आज ये प्रश्नावली हम कंप्लीट करने वाले हैं। मतलब इस प्रश्नावली में कुल मिलाकर 16 प्रश्न हैं। 11 से 16 प्रश्न आज हम करने वाले हैं, प्रश्न संख्या 11 से लेकर प्रश्न संख्या 16 तक। तो स्टार्ट करने से पहले दोस्त एक छोटी और जरूरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए। जैसा कि आपको पता है, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, जहां हिंदी मीडियम विद्यार्थियों को मिलती है 6ठी से लेकर 12वीं क्लास तक की क्लासेज, और वहीं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को मिलती हैं KG to 12 सारी क्लासेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब इन क्लासेस को देखने के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई पेड सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं करना होता है। ये सारी क्लासेस दोस्त यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। इनसे अपनी ज़बरदस्त पढ़ाई कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए और अपने एग्जाम में बेहतर मार्क्स लाइए। इसके साथ ही बेहतरीन नंबर लाने के लिए एक काम और करेंगे। आपके लिए डिजाइन किया गया है ई नोट्स और ई बुक्स, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो इसे ग्रैब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या 11 की ओर। इसमें दिया है आकृति में AB बराबर AC वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा CB पर स्थित E एक बिंदु है। ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। मतलब ये वाली भुजा और ये AC भुजा आपस में बराबर है और इस भुजा को बढ़ा दिया गया है और ये एक बिंदु E तक आ रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या है, यदि AD परपेंडिकुलर है BC पर, ये AD जो लाइन आ रही है BC पर 90 अंश का कोण बना रही है दोस्त, और EF परपेंडिकुलर है AC पर, ये जो EF जा रहा है यहाँ पर 90 अंश का कोण बना रहा है। तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABD और त्रिभुज ECF आपस में क्या है, समरूप त्रिभुज हैं। आइए इनको घेरते हैं। पहले हमेशा की तरह ABD को पकड़ेंगे। ABD ये रहा दोस्त आपका ABD। ABD को घेर दिया। दूसरा वाला त्रिभुज कौन सा, जल्दी बताइए। दूसरा वाला त्रिभुज कौन सा है, तो दूसरा त्रिभुज है आपके पास ECF। तो ECF को पकड़ते हैं और इसको भी घेर देते हैं, ECF। मतलब इन दोनों को हमें क्या सिद्ध करना है आपस में, कि ये दोनों त्रिभुज जो हैं आपस में समरूप हैं। तो अभी तक हमने देखा कि मैक्सिमम क्वेश्चंस में क्या हो रहे हैं कि दो कोण आपस में बराबर हो जा रहे हैं और हम डबल एक कसौटी के माध्यम से क्या कर रहे हैं, उनको समरूप बोल दे रहे हैं। आइए ढूंढते हैं, आप मेरी हेल्प करेंगे ढूंढने में दो एंगल्स। पहला एंगल तो सबको ही दिख रहा होगा कि ये इस पे मतलब लंब है, तो ये 90 अंश का कोण यहाँ पर एक मिल गया, और इस वाले त्रिभुज में जो ABD आपको दिख रहा है इसमें एक 90 अंश का कोण ये मिल गया है ना। एक को हरा कर देते हैं दोस्त, है ना, अलग से दोनों त्रिभुज आपको दिखना चाहिए। तो एक हरे वाले में 90 अंश का कोण और एक येलो वाले में 90 अंश का कोण आपको दिख रहा होगा। एक कोण तो मिल चुका है, दूसरा कोण कैसे मिलेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ दूसरे कोण के लिए। पहला तो मिल चुका है कि यहाँ पर एक 90 अंश, यहाँ पर एक 90 अंश। दूसरा कोण यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन दी हुई है, AB बराबर AC। आपको पता है कि अगर किसी त्रिभुज में, कोई त्रिभुज है ABC और इसमें AB बराबर अगर AC है, तो सम्मुख भुजाओं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी आपस में, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी आपस में दोस्त बराबर होते हैं। तो यहां पर दिया हुआ है त्रिभुज ABC में, समझेंगे इसको, AB बराबर AC। अब जल्दी से बताएंगे कि AB के सामने कौन सा कोण है, कोण C। तो AB के सामने जो कोण C होगा वो AC के सामने कौन सा कोण है, कोण B। कोण B के बराबर होगा, और बराबर लिखे हैं तो इसका कारण भी आपको बताना ही होगा। तो यहाँ लिखेंगे समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सामने वाले कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण। अब तो 50% लोग ढूंढ चुके होंगे दोनों चीजें। सम्मुख कोण, जिनको अभी दोनों एंगल्स नहीं मिले अभी बताऊंगा। एक चीज तो आपको मिल चुकी है ना 90 अंश वाला। अभी आपने ये सिद्ध किया कि B बराबर C है, B और C आपस में बराबर है। मतलब ये वाला B और ये वाला C आपस में क्या है दोस्त, बराबर हैं। क्लियर है ये बात। अब ये वाला B जो है वो येलो वाले में आ रहा है, ध्यान से देखो येलो वाले त्रिभुज को ABD को देखो, ये वाला कोण B पूरा का पूरा आ रहा है। इसी प्रकार से अगर आप ECF को देखो तो ये कोण C इन दोनों में पूरा का पूरा आ रहा है। तो अब हम इन दोनों त्रिभुजों की बात करेंगे जो हमें सिद्ध करना है। मतलब कि त्रिभुज ABD और
दूसरा त्रिभुज अपना कौन सा है? त्रिभुज ECF में, ECF में, ठीक है। इन दोनों त्रिभुजों में सबसे पहले, अच्छा इसको भी समीकरण बना लें क्या? इसको समीकरण 1 बना लेते हैं क्योंकि इसका आगे यूज करेंगे ना इसमें। सबसे पहले आपको 90 अंश वाला दिखा था, तो लिखेंगे एंगल ECF, कोण ECF बराबर, इसका नाम क्या है भाई? इसका नाम है ECF। देखो नहीं, ECF नहीं है, EFC है, EFC। 90 अंश वाला क्या है नाम इसका? EFC। दिख गया EFC सबको? यहां देखो EFC, मतलब इस कोण की बात कर रहे थे। अब आप इसी प्रकार से इस कोण का नाम बताएंगे तो इसका नाम हो जाएगा ADB। ADB बराबर है ADB के। क्यों है? तो लिखेंगे 90 अंश प्रत्येक, ईच 90 डिग्री, 90 अंश प्रत्येक। क्लियर है बात? ये कोई दिक्कत ये 90 अंश वाले में नहीं है। और ये भी देखा हमने कि C और B आपस में बराबर हैं, तो लिखेंगे एंगल C बराबर एंगल B। मतलब एक में पूरा का पूरा कोण C आ रहा है हरे वाले में, और पीले वाले में पूरा का पूरा कोण B आ रहा है। किस प्रकार से आ रहा है? ऊपर सिद्ध कर चुके हैं हम पहले ही कि C और B आपस में बराबर होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं है। तो C और B को आपने कैसे बराबर लिख दिया? समीकरण 1 द्वारा, समीकरण 1 द्वारा। देखो ये समझ में तो फटाफट आ जाता है, लिखने का तरीका भी आपको बेहतरीन तरीके से आना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर आपका चेहरा नहीं देखता है ना। एग्जामिनर नहीं, जो आपको मतलब कॉपी जांचते जो हैं टीचर, जो आपको कॉपी चेक कर रहे हैं, आपका चेहरा तो उनको दिख नहीं रहा है। बोर्ड की कॉपी जो चेक कर रहे हैं उनको क्या दिख रहा है कि जो आपने लिख के उनके पास भेजा है, वहीं से वो दिमाग लगा रहे हैं कि कितना सही लिखा है, कितना अच्छा लिखा है, कितना समझदार बच्चा है ये। तो आपको लिखना बेहतरीन आना चाहिए, है ना। तो ये दोनों चीजें हमें मिल चुकी हैं, पहली चीज ये, दूसरी चीज तो हम बोल सकते हैं कि डबल ए कोण कसौटी के माध्यम से ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। त्रिभुज ABD समरूप हो जाएगा त्रिभुज ECF के डबल ए कसौटी द्वारा, डबल ए कसौटी द्वारा। अब बताओ कोई दिक्कत वाली बात है? समझ में आ चुका है ये? एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, एक बार दोस्त स्क्रीनशॉट लेंगे और हम बढ़ रहे होंगे आगे। प्रश्न संख्या 12 की बात करेंगे। एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12, 14 और 16, 12, 14 और 16 एक जैसे क्वेश्चन है, 12, 14 और 16, और तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट हैं। जिसमें सबसे ज़्यादा जो आपका दिमाग घुमाता है क्वेश्चन, वो प्रश्न संख्या 14 है ना। आपको भी पता होगा, आपने अगर पहले अटेम्प्ट किया होगा। तो प्रश्न संख्या 14 क्या करता है? आपको परेशान करता है। अभी उसका भी नंबर आएगा। अभी तो हम दोस्त प्रश्न संख्या 12 देख रहे हैं। तो 12, 14 और 16 इन तीनों क्वेश्चंस को एक साथ प्रैक्टिस करना। आपको पता चल जाएगा कि तीनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 12 में। एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती है। क्या बोलना चाह रहा है यहां पर क्वेश्चन में कि ये जो AB है, जो भुजा AB आपको दिख रही है, वो किसके समानुपाती है? तो भुजा AB दोस्त PQ के समानुपाती है। PQ के समानुपाती है तो हम क्या लिख सकते हैं कि AB बटे PQ। क्या लिख सकते हैं दोस्त? AB बटे PQ। यहां ये भी लिखेंगे कि सॉरी, यहां ये भी लिखेंगे कि दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है AB बटे PQ, ठीक है। हाँ, इसके बाद किसकी बात की गई है? BC की और QR की। तो BC ये रहा पूरा का पूरा, और ये रहा आपका QR। तो लिखेंगे दोस्त BC बटे QR बराबर है किसके? BC बटे QR। और BC के बाद किसकी बात की गई है? माध्यिका की बात की गई है, AD और PM की। एक ट्रिक भी बताऊंगा साथ में, एक ट्रिक भी बताऊंगा आपको, मतलब कि गलत नहीं होने दूंगा। आपके माइंड में 12, 14 और 16 बिल्कुल छाप दूंगा, लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी अलग से भी। माध्यिका की भी बात की गई है, माध्यिका भी समान अनुपात में है, मतलब AD और PM, AD और PM। सर ये लाइन क्यों खींच रहे हो? फटाफट ऐसे ही लिख देते, पता तो चल जाता।
लाइन दोस्त किसी ना किसी वजह से खींची गई है। यहां तीनों लाइन को देख के बताओ ये तीनों लाइन कौन सा त्रिभुज घेर रही हैं, ये तीनों लाइन कौन सा त्रिभुज घेर रही हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि यहां पर ये वाला त्रिभुज घेरा जा रहा है और यहां पर दोस्त ये वाला त्रिभुज घेरा जा रहा है ना, ये वाला त्रिभुज घेरा जा रहा है। मतलब इन दोनों त्रिभुजों को आप बड़े ही आराम से आपस में समरूप सिद्ध कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। तो यहां पर हम करने वाले हैं, देखो इन दोनों त्रिभुजों को करना है तो ये वाली भुजा चलेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ए बी और पी क्यू में मतलब ये ठीक है, ये अपने आप में ठीक है, ए बी और पी क्यू, इससे हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बी सी और क्यू आर को देखते हैं तो ये तो दिक्कत कर रहा है, बी सी हमें नहीं चाहिए, हमें तो बस यहीं तक चाहिए था, हमें तो बस यहीं तक चाहिए था, लेकिन बात हो रही है पूरा बी सी की और पूरा क्यू आर की। मतलब यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसको हमें सही करेंगे, इसको हमें सही करना पड़ेगा। एडी और पीएम में कोई दिक्कत नहीं है सर, जिस त्रिभुज को आप समरूप करना चाहते हो, जिसको ऐसे ऐसे लाइन बनाए हो, वो त्रिभुज में ये पूरा का पूरा आ रहा है। तो दिक्कत कौन कर रहा था, बीसी और क्यू आर। माध्यिका समझते हैं आप, माध्यिका क्या होती है। माध्यिका शीर्ष से खींचा गया एक ऐसा लाइन, एक ऐसी रेखा होती है जो आधार को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। मतलब डी यहाँ पर मध्य बिंदु है। अब जब डी मध्य बिंदु है तो ये दोनों पार्ट आपस में बराबर होंगे या नहीं होंगे, बिल्कुल सही बात है। और इसी प्रकार से ये भी माध्यिका है, मतलब ये दोनों पार्ट आपस में क्या होंगे दोस्त, बराबर होंगे। क्लियर है बातें। तो हम क्या करेंगे, इसको बदलेंगे। क्या मैं BC की जगह पे, ये पूरा का पूरा BC है, क्या मैं BC की जगह पर दोस्त 2BD लिख सकता हूं क्या। पूरा का पूरा BC है और मैंने लिख दिया 2BD, मतलब 2 बार BD को करोगे तो BC बन जाएगा। इसका डबल करोगे, इसका दोगुना करोगे तो अपने आप क्या मिल जाएगा, आपको BC मिल जाएगा। इसी प्रकार से क्या यहां पर मैं QR को क्या लिख दूंगा, सभी लोग बताएंगे एक बार कि QR को हम क्या लिख सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि QR को आप लिख सकते हैं 2 बार QM, 2 बार QM, 2 बार QM। अरे QM का दोगुना करो, यही है ना, मान लो पेन से थोड़ा सा बड़ा है, छोटा है, इसका दोगुना कर दो, मिल गया पूरा का पूरा। क्लियर, ठीक है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं थी, इसको ऐसे ही छाप देंगे। इससे दिक्कत थी तो BC की जगह पर हम लिखेंगे 2BD और QR की जगह पर हम क्या लिख देंगे दोस्त, 2QR। और इससे कोई दिक्कत नहीं थी, इसको छाप दिया। देखो फायदा क्या हुआ, 2 से 2 को उड़ा दिया, हमारे पास क्या आ गया, एक बार जल्दी से देखना और बताना कि क्या फायदा हुआ इससे। सर ये तो तीनों भुजाओं का अनुपात आ चुका है अपने पास, तीनों भुजाएं समान अनुपात में हैं। कौन कौन सी भुजाएं समान अनुपात में आपको दिख रही हैं यहाँ पे। एक तो ये पूरा का पूरा आ गया, आप देख सकते हैं वहाँ पे पहले क्या लिखा है, AB बटे PQ, फिर BD, मतलब बस इतना जितना हमें चाहिए था उतना मिल चुका है ना, क्योंकि इसको मैंने बदल दिया था, कन्वर्ट कर दिया था। तो ये आपको अपने माइंड में स्कैन कर लेना है कि कहीं ना कहीं इसको बदलने की, कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ रही होगी। आ रही बात समझ में। BC को हमें ये लिखना पड़ेगा, ये चीजें आपके माइंड में बिल्कुल रट जानी चाहिए, पूरा सवाल नहीं, ये चीजें आपको, ये स्टेप लर्न होना चाहिए कि कहीं ना कहीं BC को हमें 2BD लिखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हमें पूरा नहीं चाहिए था ये। और ये तो पूरा का पूरा हमें मिल रहा है PM और AD और PM। अब ये तीन की तीनों भुजाओं का संगत अनुपात हमें मिल चुका है, संगत भुजाओं का अनुपात मिल चुका है। तो क्या मैं ये लिख दूं क्या कि त्रिभुज ABD जो है वो समरूप हो जाएगा किसके दोस्त, त्रिभुज PQM के, त्रिभुज PQM के। कौन सी कसौटी से, तो भुजा 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 कसौटी के द्वारा, कसौटी द्वारा। अब बताओ कोई दिक्कत, सब सही यहां तक। क्या यही सिद्ध करना था क्या, नहीं सर, ये तो पूरा त्रिभुज, पूरे त्रिभुज के समरूप करना था। आपने तो ये किया कि आधा आधे के समरूप। क्या गलत किया, नहीं दोस्त, पूरा पूरा करने के लिए आपको पहले आधा आधा ही करना पड़ेगा। अब जैसा कि ये दोनों त्रिभुज हमने समरूप सिद्ध कर दिया, ये दोनों तो आपने समरूप सिद्ध कर दिया। अब जब समरूप सिद्ध कर दिया तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इनके संगत कोण आपस में बराबर होंगे, मतलब ये वाला कोण
इस कोण के बराबर होगा। क्या मैं ऐसी बात बोल सकता हूं क्या? बिल्कुल। तो ये बात आप लिखेंगे कि कोण B बराबर कोण Q, कैसे? CPST। CPST मतलब जब आप सिद्ध कर देते हैं समरूप, उसके बाद यहां से कोई बात लिखते हैं कि मतलब ये B वाला इस Q के बराबर होगा, तो उसको हम CPST के द्वारा लिखते हैं। ठीक है, ये अपना जो समीकरण 1 था, जो स्टार्टिंग में हमने बनाया था समीकरण 1, उस पर एक बार ध्यान देंगे। अब देखो, अब क्या होने वाला है, हमें पूरे के समरूप सिद्ध करना है। अब देखो ये सब क्यों करना पड़ा, ये सब सर बस इसी के लिए किया था कि B बराबर Q मिल जाए, बस इसी के लिए किया गया था कि B बराबर Q मिल जाए, जो हमें मिल चुका है। आपको भी दिख रहा है कि हमें B बराबर Q मिल चुका है। अब पूरे के सिद्ध बराबर सिद्ध मैं कैसे करने वाला हूं, एक बार आपको पहले समझा देता हूं, फिर लिखने का तरीका बताऊंगा। ध्यान से देखेंगे, हमें पहले से ही पता है कि AB बटे PQ बराबर, देखो यहाँ पे AB बटे PQ बराबर किसके है? BC बटे QR के, बराबर किसके है? BC बटे QR के। और इनके बीच का कोण भी मिल चुका है सर, इनके बीच का कोण भी मिल चुका है, मतलब कि भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड, SAS कसौटी के माध्यम से इसको निपटा देंगे। आ रही बात समझ में, कैसे कैसे दिमाग लगाना पड़ता है? सबसे पहले इसमें आपको पता होना चाहिए, देखो दिमाग कैसे चलता है कि सर ये तो मिल गया, भुजा 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 मिल गया, ये वाला कोण कैसे मिलेगा, तो ये वाला कोण कैसे मिलेगा आपको बता दिया गया है। कैसे सोचना है, समझने को तो दोस्त आप समझ जाओगे, समझ में अगर मैं डायरेक्टली बता दूं तो फटाफट समझ में आ रहा होगा, लेकिन आपको कैसे सोचना है एग्जाम में वो जानना होगा आपको, कि थिंकिंग कैसे डेवलप करते हैं, रेखा गणित में क्या सोचने का तरीका क्या होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वो सीखना पड़ेगा। जिस दिन वो सीख जाओगे ना, ये सारे चैप्टर आपके लिए बस ऐसे हलवा हो जाएंगे, है ना। तो ये समझ में आ गया यहाँ तक। अब हम क्या लिखेंगे? AB। अब क्योंकि हम दोनों बड़े वाले त्रिभुज को आपस में समरूप करने वाले हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में, इन दोनों त्रिभुजों की बात करेंगे दोस्त। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में आपको दिख रहा है एंगल B बराबर एंगल Q, ऊपर हमने यहां पर सिद्ध कर दिया, उसको लिख दिया कि ये वाला कोण इसके बराबर होगा। इसके साथ आपको दिख रहा है कि AB बटे क्या? PQ बराबर है दोस्त नीचे वाली भुजा BC बटे QR के। क्यों, कैसे, कब? समीकरण 1 में देख लो ना, समीकरण 1 द्वारा, ठीक है, समीकरण 1 से ये दो भुजाएं और एक उनके बीच का कोण हमें मिल चुका है, तो हम लिख सकते हैं यहां पर कि त्रिभुज ABC जो है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR के। कौन सी कसौटी के माध्यम से? कौन सी कसौटी के माध्यम से? SAS कसौटी द्वारा। जितना बढ़िया ये वाला क्वेश्चन समझ में आएगा, उतना ही बढ़िया आपको क्वेश्चन संख्या 14 और 16 समझ में आने वाला है। आ रही बात समझ में? एक बार फिर से समझेंगे इसको। सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन हमें दी थी, इनको घेर के हमने देखा कि ये जो दोनों ट्रायंगल शेडेड दिख रहे हैं, ऐसे लाइन जिसमें बनाया है मैंने, इन दोनों त्रिभुजों को आपस में समरूप किया, जो बड़ा ही आसान था। बस बीच वाले को बदल दिया 2BD और 2QR में, 2BD और 2QR में बीच वाले को बदल दिया। क्लियर? यहाँ से ये SSS कसौटी के माध्यम से ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप सिद्ध हो गए। इनको समरूप सिद्ध करना ही क्यों था दोस्त? क्योंकि हमें चाहिए था कहीं ना कहीं कि ये जो B है वो Q के बराबर हो जाए, जिसको हमने कर दिया CPST के माध्यम से। उसके बाद हमने दोनों बड़े वाले त्रिभुज लिए, उसमें ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी, AB बटे PQ BC बटे QR, वो लिख दिया, और ये कोण आ गया बीच वाला, तो ये दोनों भी आपस में समरूप हो जाएंगे। बहुत ही आसान। एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और हम बढ़ रहे होंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 13 में क्या बात हो रही है। एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर, चलो बनाते भी रहते हैं ना, नहीं तो समझ में कम आएगा। पढ़ने से कहाँ समझ में आएगा जब फिगर ही नहीं दिया है। जब आपको फिगर गिवन ही नहीं है तो पढ़ के कितना समझ लोगे। बोल रहा है एक त्रिभुज है ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है, भुजा BC पर कोई बिंदु है D इस प्रकार है कि
एंगल ADC बनाना, एंगल ADC मतलब ये वाला जो कोण है एंगल ADC बराबर किसके है, BAC के। मतलब ये जो ADC आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ये जो ADC है वो BAC मतलब इस पूरे के बराबर है, इस पूरे BAC के बराबर है। बस इतनी सी इंफॉर्मेशन दी और आपको ये सिद्ध करना है। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि त्रिभुज कौन सा लेना है। जैसे कि यहाँ 3 त्रिभुज दिख रहे हैं आपको, सबको 3 दिख रहे हैं या कुछ लोगों को बस 2 त्रिभुज दिख रहे हैं। 3 कैसे, ये दोनों छोटे वाले और ये ABC बड़ा वाला। यहाँ पर 3 त्रिभुज दिख रहे हैं आपको। इन तीनों त्रिभुजों में से हमें कौन सा त्रिभुज लेना है, हमें कौन सा 2 त्रिभुज लेना है, ये डिसाइड करना पड़ेगा। इसका कोई जादू नहीं है, ये बताएगा ना, ये बताएगा कि आपको कौन सा त्रिभुज लेना चाहिए। 2 बार CA आ रहा है, 2 बार ये वाली भुजा आ रही है CA, 2 बार CA आ रहा है दोस्त, 1 बार CB आ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं एक तो बड़ा वाला त्रिभुज हो गया, क्योंकि इसमें एक ही भुजा छूट रही है, तो एक तो अपना बड़ा वाला त्रिभुज हो गया ABC, और एक भुजा CD है, मतलब ये छोटी वाली भुजा, छोटी वाली भुजा मतलब ये दोनों त्रिभुज दिख गए। एक हमें जो लाल लाल बना रहा हूं मैं, जो रेड कलर से बना रहा हूं, एक तो ये लेना पड़ेगा मतलब पूरा का पूरा ABC, और एक जो मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूं ये आपको लेना पड़ेगा। ये सब कैसे पता चला, तो ये सब दोस्त हमें ये पढ़ के पता चला। जो जो इसमें यूज हो रहा है, जो जो भुजाएं इसमें यूज हो रही हैं, वही वही त्रिभुज आपको लेना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे यहां पर सीधे सीधे क्या कुछ, यहां पर देख सकते हैं आप, बड़ा ही आसान हो गया, ये तो बड़ा ही आसान हो गया। पहले समझ लेते हैं, समझेंगे कैसे। आपको एक कोण तो दिख रहा है कि इस हरे वाले का एक कोण ये वाला, इसको भी हरा बना दूं कोण को भी, हाँ, हरे वाले का ये वाला कोण और रेड वाले का रेड कोण आपस में बराबर है। दिख गया ये सबको, ये पूरा का पूरा लाल वाला है, ये पूरा का पूरा, इसका ये वाला कोण इसके हरे वाले के एक कोण के बराबर, ये दिख गया। दूसरा कोण जल्दी से दिमाग लगा के बताना कि दूसरा कोण क्या होगा। दिख रहा है, अब तो दिख जाना चाहिए, अब तो सबको दिख जाना चाहिए। तो दूसरा कोण दोस्त ये होगा जो दोनों में कॉमन आ रहा है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज, नाम क्या है, एक तो बड़ा वाला लिया ABC, और दूसरा त्रिभुज कौन सा लिया दोस्त, दूसरा हमने लिया ACD। ACD में सबसे पहले हम बोलेंगे कि ये वाली बात जो दिया है, एंगल ADC बराबर है, मतलब ये वाला एंगल ADC बराबर है इस एंगल BAC के जो हमें दिया हुआ है। एंगल BAC के बराबर है। क्यों बराबर है दोस्त, दिया है। क्यों बराबर है, दिया है। इसके बाद एक कॉमन कोण आपको दिख रहा है, एंगल C बराबर एंगल C, कॉमन मतलब कि उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ। तो अभी 2 चीजें आपको मिल गई, बस दोनों त्रिभुज क्या हो गए, आपस में समरूप त्रिभुज हो गए। लिखने का तरीका अच्छा होना चाहिए आपका। त्रिभुज ABC अपने मन से लिख दिया। अब इसी के अकॉर्डिंग दूसरा लिखेंगे। जो A था वो D के बराबर था, तो A की जगह पर तो D आ जाएगा। जो B था उसके बारे में कुछ नहीं पता, C की जगह पे C आएगा। तो हरे वाले में क्या नाम था, हरे वाले का DCA, DCA बचा तो बीच में A लिख देंगे। क्लियर है लिखने का तरीका, बहुत बार बता रखा हूं। तो ये दोनों कोण, दोनों त्रिभुज डबल A कसौटी के माध्यम से क्या हो गए, समरूप हो चुके हैं, डबल A कसौटी द्वारा, है ना, डबल A कसौटी द्वारा ये दोनों क्या हो गए, समरूप हो गए। अब देखो हमें समरूप नहीं सिद्ध करना था, हमें क्या करना है, हमें तो ये सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें से ऐसा करते हैं, इनके भुजाओं का अनुपात हम बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि जब भी 2 त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, इनके संगत कोण आपस में बराबर हो जाते हैं, और संगत भुजाओं का अनुपात भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इनकी संगत भुजाओं को पकड़ना, यहां से आप AB को पकड़ेंगे पहले 2 को, और यहां से भी पहले 2 को DA को पकड़ेंगे, है ना। वैसे AB और DA को मत ही पकड़ो, क्यों, क्योंकि ना तो इसमें AB आ रहा है ना तो DA आ रहा है, तो AB DA को मत लो सर। लास्ट 2 को लो, BC बटे यहाँ का AC, और पहले और आखिरी को लो, मतलब यहाँ पर AC आ गया और यहाँ पर DC आ गया। ये जो निशान बना रहा हूँ तुम्हें समझाने के लिए बना रहा हूँ, ये एग्जाम में मत बनाने लगना, है ना। ये जो इसको छतरी लगा दिया ना मैंने DC को, एग्जाम में नहीं करना ये।
तो ये लिखना समझ गए कैसे लिखा, तो CPST के द्वारा। कैसे लिखा दोस्त, CPST के द्वारा। अब देखो, अब ये चीज हमें मिल चुकी है, क्योंकि जब तिर्यक गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा का मतलब ये दोनों आपस में गुणा होंगे, और ये दोनों आपस में जब AC को गुणा करोगे तो AC वर्ग या CA वर्ग, CA वर्ग भी लिख सकते हैं, या CA लिखा है, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो BC गुणे DC आ जाएगा। आ रहा है BC गुणे DC, तो ये रहा BC और ये रहा DC। तो ये हमारा सिद्ध हो चुका है, ये हमारा दोस्त सिद्ध हो चुका है। ये तो पता होगा ना कि AC लिख लो या CA लिख लो, बात तो एक ही है। तो जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये रहा आपका प्रश्न संख्या। इसमें बोल रहा है कि एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ और PR तथा माध्यिका PM के क्रमशः समानुपाती है। ठीक है, और फिगर बना के समझते हैं इसको, क्योंकि फिगर बना के पढ़ के जब हम इसको समझते हैं तो ज़्यादा मज़ा आता है हमें, है ना। तो ये एक त्रिभुज हो गया दोस्त, और दूसरा त्रिभुज अपना कौन सा था, PQR। तो ये दूसरा त्रिभुज भी बना लेंगे हम, PQR। बातें क्लियर हैं। इसकी माध्यिका को रेड कलर से मैं बनाता हूं, जिससे कि आपको माध्यिका जो है वो अलग से दिखे। ग्रीन कलर से बना लेते हैं। तो माध्यिका इसकी भी एक है, ये इसकी माध्यिका हो गई, और ये दोस्त इसकी माध्यिका हो गई। ठीक है, माध्यिका का मतलब समझते हैं आप लोग। माध्यिका का मतलब जब यहाँ से हम माध्यिका खींचेंगे तो ये बेस को, आधार को क्या करेगा, दो बराबर हिस्सों में विभाजित कर रहा होगा। क्लियर है बातें। तो देखो, इसका नाम है ABC और इसका नाम है PQR। जब भी क्वेश्चन नंबर 14, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जब भी आप क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 14 एक साथ करना, हमेशा एक साथ करना, तब आपको समझ में आ पाएगा कि इसमें और क्वेश्चन नंबर 12 में अंतर क्या है। ठीक है, अभी मैं एक बार वहां पे भी चलूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बताऊंगा। आइए पहले वहीं चल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को एक बार देखते हैं और इसको देखते हैं। पहले इसमें अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर AB का मतलब समझना, जो समझाना चाह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहां पर बोल रहा है आपसे कि AB और इस वाले का PQ आपस में समानुपाती है। मतलब ये क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहा हूं मैं, AB और PQ आपस में समानुपाती है, दिख गया। और AC और PR आपस में है, AC और PR दोस्त आपस में है। और आप देख सकते हैं जो माध्यिकाएं हैं इनकी AD और PM, ये आपस में है। किसी एक त्रिभुज को पकड़ लो, चाहे ABC को पकड़ लो, चाहे PQR को पकड़ लो। ठीक है, इसमें अगर मैं ABC में देखता हूं तो एक भुजा ये वाली इन्वॉल्व हुई है, AB है ना, दिख रहा है। एक तो AB हो गया, दूसरा AC हो गया, दूसरा AC हो गया, और तीसरी भुजा दोस्त ये माध्यिका AD है। अगर मैं जो लाइन खींचा हूं, नीचे खींच रहा हूं, ये AB हो गया, ये AD हो गया, ये AC हो गया। क्या इनसे कोई त्रिभुज बन पा रहा है क्या, कुछ घेर पा रहा है क्या, कोई त्रिभुज जैसा आकृति बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। लेकिन जब आप क्वेश्चन नंबर 12 में देखे थे, आओ 12 पे चलते हैं एक बार, आओ 12 पे चलते हैं। समझना, दोनों में अंतर समझ में आना चाहिए। जो कुछ लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 14 का आपको दिख रहा है, लेकिन 12 में अंतर क्या है। 12 में अगर मैं इन भुजाओं को देखूं, इनको हटा ही देते हैं, एक बार दोबारा पढ़ लेंगे। आपने देखा अभी कि क्वेश्चन नंबर 14 में कोई भी त्रिभुज नहीं बन रहा है। वहां पर ये वाली भुजा आ रही थी, ये वाली भुजा आ रही थी, और ये वाली भुजा आ रही थी, ये 14 में आ रही थी। लेकिन 12 में आपने देखा था, 12 में कौन कौन सी भुजाएं आ रही थी। एक तो AB आ रहा था, एक AD आ रहा था, और एक BC आ रहा था। तो यहाँ कहीं ना कहीं आपको एक त्रिभुज मिल गया था, तो आपने इन दोनों त्रिभुजों को समरूप किया था। याद है 12 का? अभी आज की क्लास की बात कर रहा हूँ, याद होगा ना, क्लियर है। तो यहाँ देखो, ये सब चीजें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन जब आप एग्जाम में देखेंगे तो आप समझ ही नहीं पाएंगे 12 वाला है या 14 वाला है। तो ये तरीका है दोस्त, अगर कोई ट्रायंगल घेरे में आ रहा है तो उसको समरूप करना है। लेकिन 14 में हमने क्या देखा, प्रश्न संख्या 14 मतलब इस वाले में हमने देखा कि कोई भी त्रिभुज घेरे में नहीं आ रहा। मतलब अगर प्रश्न संख्या 14 आपसे एग्जाम में पूछ लेगा, पूछा भी गया है, आपको रचना करनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। किसमें? प्रश्न संख्या 14 में, 12 में नहीं करना पड़ेगा, 12 में नहीं करना पड़ेगा। ये बात क्लियर है, समझ जाएंगे अब। आओ अब 14 को पूरा पूरा खेलते हैं। मैंने दोनों में अंतर आपको समझा दिया कि 12 और 14 में बेसिकली अंतर क्या था, है ना।
तो ये रहा आपका एक त्रिभुज ABC। इसको थोड़ा सा छोटा बनाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, अब तो बन चुका है। ये रहा आपका दोस्त PQR, है ना। और इसकी माध्यिका का नाम क्या था? AD। तो यहाँ पर मान लो मध्य बिंदु है AD, और यहाँ से इसको हम मिलाएंगे, और इसकी माध्यिका का नाम क्या था? क्या था भाई? PM। फोटो समझ में आ गई? यहाँ पर जो भुजाएं इन्वॉल्व हो रही थी वो था, दिया है, क्या दिया है दोस्त? एक बार सभी दोस्त क्वेश्चन पढ़ के समझेंगे कि क्या दिया है। AB किसके समानुपाती है? PQ के। BC तो नहीं, AC किसके है दोस्त? AC वाला था PR के। ये क्वेश्चन में दिया है, पढ़ लो। और जो माध्यिका AD है ये किसके? ये PM के है। लिखा है ना, यही बातें लिखी हुई हैं, अभी समझाया भी था थोड़ी देर पहले। मतलब हमें इतनी इंफॉर्मेशन पता है पहले से ही, इसको हम समीकरण संख्या 1 मान लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी हमने घेर के देखा था तो ये तीनों लाइन मिल रही थी, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली, कुछ इस प्रकार से। और हमें कोई भी त्रिभुज नहीं मिल रहा था, मतलब हम समझ जाएंगे कि कहीं ना कहीं रचना करनी होगी। तो रचना क्या करेंगे, आइए वो देखते हैं। रचना ये है दोस्त कि आपको AD लाइन को बढ़ाना होगा और नीचे तक, और AD के बराबर ही AD लाइन को आपको और नीचे तक बढ़ाना होगा, और जितना बड़ा AD था उतना ही बड़ा आपको खींचना होगा, क्या? DE। मतलब AD को एक्सटेंड करना होगा कहाँ तक? E तक, इस प्रकार से कि ये दोनों लाइन आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए। ठीक है, उसके बाद आपको BE और CE इनको मिलाना होगा। सेम रचना उसमें भी करेंगे। इतनी बड़ी लाइन PM को एक्सटेंड करेंगे, बढ़ाएंगे इस प्रकार से कि जितना बड़ा PM है उतना ही बड़ा MN हो जाए। ठीक है, उसके बाद QN को मिला देंगे, उसके बाद से दोस्त RN को मिला देंगे। ये रचना वाला पार्ट हो गया। तो रचना को लिखेंगे पहले हम। रचना में बात करते हैं, क्या है रचना। सबसे पहले लिखेंगे AD को बिंदु E तक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझेंगे। बिंदु E तक इस प्रकार बढ़ाया कि AD बराबर DE, AD बराबर DE। ठीक है, और क्या किया था इसके बाद से आपने? B और C को बिंदु E से मिला दिया, B और C को बिंदु E से मिलाया। इसी प्रकार क्या दूसरे वाले त्रिभुज में क्या हुआ था? PM बराबर MN, PM बराबर MN, समझ रहे हो ना? फोटो देखते रहो। PM बराबर MN तथा Q और R को N से मिलाया, Q और R को बिंदु N से मिलाया। तो ये आपका रचना वाला पार्ट हो जाएगा। आई होप कि ये बातें क्लियर होंगी यहाँ तक, कोई दिक्कत वाली बात? एक बार समझेंगे। जितना बड़ा AD था उतना ही बड़ा DE खींचा, और B को E से मिलाया, C को E से मिलाया। इसी प्रकार से दोस्त जितना बड़ा PM था उतना बड़ा MN खींचा, और बिंदु Q को N से और बिंदु R को भी N से मिला दिया, बात खत्म। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे। पहले आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में समांतर चतुर्भुज के बारे में, पैरेललोग्राम के बारे में। पैरेललोग्राम देखने में कैसा लगता था? कुछ इस प्रकार का लगता था। और इसमें एक खास बात, कई खास बात होती हैं, लेकिन जो आपके लिए इस क्वेश्चन के लिए खास बात जरूरी है वो समझेंगे कि इनके अगर विकर्णों को मिलाया जाए, तो ये आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब ये जो बिंदु O है, तो इधर वाला और इधर वाला आपस में बराबर होगा, जितना बड़ा ये इतना बड़ा ये, और ये दोनों आपस में पार्ट बराबर होंगे, जितना बड़ा ये उतना बड़ा ये। मतलब कोई भी चतुर्भुज अगर आपको कहीं मिल रहा है और उनके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, जैसा कि यहाँ कर रहे हैं,
तो ऐसे इस प्रकार के चतुर्भुज को हम क्या बोलेंगे? समांतर चतुर्भुज, मतलब कि पैरेललोग्राम। क्लियर है बातें? सबको याद हो गया कि किसी भी चतुर्भुज के अगर विकर्ण आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? समद्विभाजित कर रहे होंगे, तो क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। इसमें भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, इसमें भी दोस्त ऐसा ही कुछ हो रहा है। इसीलिए मैंने आपको पहले एक बार रिकैप करा दिया, क्योंकि 9th की भूली बिसरी यादें हैं, है ना। कुछ स्टूडेंट्स को भूल गया होगा और कुछ लोगों को बहुत अच्छे से याद भी होगा। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। ये जो आपको दिख रहा है ABEC, क्या दिख रहा है आपको? ABEC। ये ABEC जो है वो समांतर चतुर्भुज है। आओ देखते हैं कैसे। ध्यान से देखो, ये D माध्यिका, ये AD माध्यिका है, मतलब D मध्य बिंदु है किसका? BC का, मतलब ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर होगा, और ये जो AD है वो DE के बराबर होगा। क्यों? अभी रचना किया है हमने, तो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर है ना। तो हम लिखेंगे क्या आगे? नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या हो जाएगा यहां से कि ABEC एक समांतर चतुर्भुज है। ABEC एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है दोस्त? समांतर चतुर्भुज है। क्यों है समांतर चतुर्भुज? क्योंकि बताना भी पड़ेगा ना, क्योंकि इसके विकर्ण, क्योंकि विकर्ण क्या हो जाएंगे? एक तो BC विकर्ण हो गया, एक AE विकर्ण हो गया, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, क्योंकि इसके विकर्ण नाम बताना विकर्णों का जल्दी से। AE तथा BC एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो आई होप कि इतनी बातें समझ गए होंगे। और इसी प्रकार क्या? PQNR भी एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। PQNR भी क्या? एक समांतर चतुर्भुज होगा। एक समांतर लिख ही देता हूं, समांतर चतुर्भुज है। कहानी समझते रहना, ये चतुर्भुज है। इतनी बातें क्लियर हैं? ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं। ये तो बेसिक पार्ट हो गया। एक बार पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, जितना अभी मैंने करा दिया है, क्योंकि अभी मैं कुछ चीज़ें हटाऊंगा बाद में, क्योंकि स्पेस अपने पास लिमिटेड है ना, और चीज़ें ज़्यादा हैं। समझ में आ रही है बातें? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को भी? बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, एक एक चीज़ आपको याद कराते हुए चला जा रहा है, जिससे कि कुछ भी दिक्कत ना हो। अभी तक क्या किया? इसको बराबर किया, इन दोनों को मिला दिया, यहाँ भी वही काम किया, और बता दिया कि ये दोनों समांतर चतुर्भुज हैं। क्यों है? क्योंकि इनके विकर्ण आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं। इनके विकर्ण आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अब मैं बता रहा हूं कि करना क्या है आपको। करना ये है दोस्त कि ABC को PQR के, जो ये येलो वाला त्रिभुज दिख रहा है ABC, इसको हमें PQR के समरूप सिद्ध करना है। क्या करना है? समरूप सिद्ध करना है। अभी हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसमें से मैं 2 इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। चलो ऐसे दिख जाएगा। अगर आप देख पा रहे होंगे, अपने पास है AB/PQ। ये करने के लिए क्या करना होगा, क्या कॉन्सेप्ट आपके माइंड में चलना चाहिए, आप किस प्रकार से सोच रहे होंगे इस सवाल को हल करने के लिए, मैं वो बता रहा हूं आपको दिया है कि जब एग्जाम में ये सब लिखा नहीं मिलेगा ना, आपको खुद सोचना पड़ेगा। तो आप कहां से सोचना स्टार्ट करेंगे? आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए वो ध्यान से देखेंगे। यहां पे दिया है कि AB PQ के समानुपाती है, और ये भी दिया है दोस्त कि AC PR के समानुपाती है। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा सर बीच वाला भी समानुपाती है, उसकी बात नहीं करेंगे अभी। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमें ABC और PQR को समरूप सिद्ध करना है। तो पूरा त्रिभुज में देखते हैं कि अपने पास क्या क्या है और किसकी कमी है। तो
तो भुजाएं तो मिल गई दोस्त, ये तो मजा आ गया कि दो भुजाएं मिल गई। अगर किसी जुगाड़ से ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाए तो क्या समरूप सिद्ध करने में कोई दिक्कत आएगी क्या? तो कौन सा जुगाड़ लगाना पड़ेगा, कैसे ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा? ये जो कहानी लिखी जा रही है यही करने के लिए लिखी जा रही है, बस यही करने के लिए कि ये वाला कोण ए कोण पी के बराबर हो जाए किसी तरह से। फिर हम क्या भुजा कोण भुजा वाला कसौटी लगाएंगे और हो जाएगा सिद्ध। तो समझ रहे हो ये जो कहानी चल रही है इतना बड़ा कि इसको पहले हम समांतर चतुर्भुज बनाएं, फिर क्या क्या और करेंगे, ये क्यों की जा रही है? क्योंकि हमारे पास दो भुजाएं पहले से क्वेश्चन में दी हुई हैं, इनके बीच का कोण बराबर करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। कहानी समझ में आ चुकी है क्या करना चाहता हूं मैं? ठीक है, तो इन कोणों को अभी हटा देता हूं मैं, हाँ, क्योंकि इनको बराबर कर लेंगे फिर बनाएंगे। क्लियर है यहां तक? अब देखो ध्यान से, अब असली कहानी यहां से स्टार्ट हो रही है। असली कहानी यहां से स्टार्ट हो रही है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। जब ये समांतर चतुर्भुज हो गए हैं, हो चुके हैं समांतर चतुर्भुज, ठीक है, तो मैं ये लिख सकता हूं कि ये जो BE है, BE भुजा आपको दिख रही है, ये BE जो होगी वो AC के बराबर होगी, क्योंकि हमें पता है समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं आपस में एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो दोस्त हम लिखेंगे यहां पर BE बराबर AC, BE बराबर क्या AC, और इसी प्रकार से आप यहां पर लिखेंगे दोस्त QN, ये भी समांतर चतुर्भुज है, तो यहां जो ये QN है इसके सामने की भुजा है PR, तो QN बराबर PR, QN बराबर PR। कोई दिक्कत वाली बात यहां तक? सब कुछ क्लियर है? अब इन दोनों को भाग दे देंगे क्योंकि एक तरह से समीकरण है ये, तो यहां पर भाग करेंगे तो यहां से आ जाएगा BE बटे QN, क्या आ जाएगा BE बटे QN बराबर यहां से क्या आ जाएगा दोस्त AC बटे PR। एक बात याद रखेंगे कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा लेनी है, कहीं गलती मत करने लगना। गलती तो नहीं होगी लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर इसको और इसको लिया तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। क्यों हो जाओगे बाद में पता चलेगा। याद अभी के लिए क्या रखना है कि यहां से BE और AC ले लिया, और जो यहां पे लेंगे, जो पेयर यहां पे लेंगे वही पेयर दोस्त आपको यहां पर लेना पड़ेगा। अभी ये वाला ही पेयर क्यों लिया सर आपने, AB क्यों नहीं ले लिया? AB भी ले सकते हो आप, मैं बता रहा हूं कि मैंने यही वाला पेयर क्यों लिया। यही वाला पेयर इसलिए लिया, यही वाला जोड़ा BE और AC का इसलिए लिया दोस्त, क्योंकि मैं चाहता हूं पहले इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को आपस में समरूप करना। इससे फायदा क्या होगा सर? अगर इन दोनों को समरूप कर दिया तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। आ रही बात समझ में क्यों कर रहा हूं? और इन दोनों को समरूप करने के लिए आपको BE और AC को लेना पड़ेगा और यहां पर QN और PR को लेना पड़ेगा। अगर कोई दोस्त इन दोनों को लेंगे, मतलब PQRN को और ABCE को, तो कहीं ना कहीं इधर वाला त्रिभुज आपस में समरूप होने लगेगा। वो भी करना है हमें, वो भी करना है, लेकिन हम करेंगे नहीं, हम इसी प्रकार लिखेंगे। भी आगे की कहानी आपको पता चलेगी, उसकी टेंशन नहीं लेनी है, जो बता रहा हूं वो समझते चलें। ये क्लियर है? अब ध्यान से देखो, AC बटे PR, AC बटे PR इसके भी बराबर था AB बटे PQ के, तो हम लिख सकते हैं इसको समीकरण 2 मान लिया अगर, तो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या लिख सकते हैं कि जब AC बटे PR इसके बराबर है और AC बटे PR इसके भी बराबर है, तो ये वाला और ये वाला आपस में भी क्या होंगे? बराबर होंगे। मतलब कहने का क्या है कि BE बटे QN को तो ऐसे ही लिख लो, जो आपको BE बटे QN दिख रहा है ये, इसको ऐसे ही लिख लो, और AC बटे PR की जगह पर, इसकी जगह पर इसको लिख लो। किसको? AB बटे PQ को। किसको लिखेंगे? AB बटे PQ को। अब बताओ कोई दिक्कत वाली बात है? यहां तक सब कुछ क्लियर है ना? बिल्कुल बढ़िया, एकदम कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी हमारे पास क्या आ चुका है कि जो ये AB बटे PQ है वो किसके बराबर है? BE बटे QN के, BE बटे QN के बराबर है। इतनी बात हमें पता चल चुकी है। अब हम ये वाली साइड को बराबर करेंगे, बड़ी वाली साइड को। कैसे? आइए देखते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 को छापो पहले, और यहां पर हम पहला और लास्ट लेंगे, मतलब इसको लेते हैं और इस वाले को लेते हैं, क्योंकि तीनों आपस में बराबर हैं, लेकिन हम इसको और इसको लेंगे। क्यों? क्योंकि
इन दोनों का काम तो हो चुका है, ये दोनों आपस में बराबर हो चुके हैं। मैं चाहता हूं कि ये वाला इसके भी बराबर हो जाए, फिर हम बोल देंगे कि ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर अनुपात में हैं और ये समरूप सिद्ध हो जाएगा। कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे। ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एम। क्या समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एम। ए बी बटे पी क्यू बराबर क्या, ए डी बटे पी एम, ए डी बटे पी एम। अब हमें पता है कि हम इसमें भी 2 से गुणा कर सकते हैं, इसमें भी 2 से गुणा कर सकते हैं, ऊपर नीचे। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि हमें एडी नहीं चाहिए, हमें ये पूरा चाहिए ए से लेके ई तक। तो एडी का 2 गुना क्या हो जाएगा, पूरा ए ई। तो हम 2 एडी को क्या लिख सकते हैं, पूरा का पूरा दोस्त, ये तो एडी हो गया, जब इसका 2 गुना करेंगे तो पूरा मिल जाएगा ए ई। तो हम 2 एडी को चलो अगली लाइन में लिख लेते हैं जिससे बाद में आप कंफ्यूज ना हो। तो ये तो ए बी बटे पी क्यू हो गया। हम 2 एडी को क्या लिख सकते हैं, पूरा का पूरा ये वाला ए ई। तो मैंने लिख दिया इसको 2 एडी को ए ई। और इसी प्रकार से यहां पर आप पूरा का पूरा क्या लिख सकते हैं, पीएम को पूरा का पूरा पी एन। पूरा का पूरा क्या लिख देंगे, इसको पी एन, है ना। तो इसको लिख देंगे पी एन। इसको अगर मैंने समीकरण संख्या 3 बना दिया, इसको मैंने समीकरण संख्या 4 बना दिया। 3 और 4 को ध्यान से थोड़ी देर देखो और मुझे बताओ कुछ मिल रहा है क्या आपको। 3 और 4 को ध्यान से देखो। 3 और 4 में देखा हमने कि ए बी बटे पी क्यू इसके भी बराबर है, ए बी बटे पी क्यू इसके भी बराबर है, मतलब ये तीनों आपस में बराबर बराबर हो जाएंगे। तो हम यही बात लिखेंगे यहाँ पर, समीकरण 3 तथा 4 से। यहाँ लिख देता हूँ मैं, समीकरण 3 और 4 से ये तीनों बराबर हो जाएंगे। पहले ए बी बटे पी क्यू लिख लिया, ए बी बटे पी क्यू लिख लिया। फिर हमने लिख लिया ए बी बटे पी क्यू के बराबर है बी ई बटे क्यू एन, इसको लिख लिया बी ई बटे क्यू एन। और फिर बराबर में किसको लिख दिया, क्योंकि ए बी बटे पी क्यू के बराबर ही ए ई बटे पी एन है, तो इसके बराबर में हम यहाँ पर ए ई बटे पी एन भी लिख लिए। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये तीनों साइड जो मैं अभी बना रहा हूँ, ये तीनों साइड, ये वाली और ये वाली, ये तीनों, इन तीनों के समानुपात में हमने सिद्ध कर दिया। सबसे आखिरी लाइन देखेंगे, इन तीनों के समानुपात में सिद्ध कर दिया। तो क्या मैं अब बोल सकता हूं कि ये वाला जो त्रिभुज है अपना, वो इस त्रिभुज के समानुपात वो समरूप हो जाएगा इस लाइन से, भुजा भुजा भुजा। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू एन के, त्रिभुज पी क्यू एन के। कैसे, ट्रिपल एस कसौटी द्वारा। और ऐसा अगर हो जाएगा तो मैं लिख सकता हूं दोस्त, मैं लिख सकता हूं कि ये जो इसका एंगल है इतना, ये जो आपको एंगल दिख रहा है इसका इतना, वो इसके इतने एंगल के बराबर हो जाएगा। कैसे, CPST के माध्यम से, CPST के माध्यम से, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, CPST। तो लिखेंगे ये वाला एंगल BAE क्या है, एंगल BAE जो होगा वो बराबर हो जाएगा एंगल QPN के, एंगल QPN के। कैसे बराबर हुआ ये, CPST द्वारा, CPST के द्वारा। कर लिया, इतना काम समझ में आ गया। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, ये फर्स्ट पार्ट है, अभी आगे भी है, थोड़ा सा आगे भी है, इसके आगे अब कुछ मुश्किल नहीं है। जो भी था, जो भी आपको समझना था यहीं तक समझना था, आगे का सब काम बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत आसान है, बस यहीं तक समझना था। समझ में आ चुका है। अगर जिन स्टूडेंट्स को यहाँ तक समझ में नहीं आएगा वो एक बार फिर से समझेंगे, क्योंकि बहुत ही धीरे धीरे कराया हूँ मैं इसको, बहुत ही स्लो मोड में कराया हूँ, क्योंकि मोर देन 90% स्टूडेंट्स को पहली बार में समझ में नहीं आता है, इसलिए बिल्कुल एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके कराई गई है, सब कुछ बताया हूँ, उसमें कोई पॉइंट नहीं छोड़ा हूँ कि आपके मन में डाउट आए। अब मैं इसमें से कुछ चीज़ें, ये वाला पार्ट हटा देता हूँ और इस पार्ट की जगह पे हम वो चीज़ें आगे की प्रूव कर लेंगे। ठीक है, तो ये वाला पार्ट मैं अब दोस्त हटा रहा हूँ, जो रचना वगैरह था अपना, ये भी लिखना इंपॉर्टेंट था, इसलिए स्टार्टिंग में इसको लिख दिया गया था। ठीक है, तो इस पार्ट को भी अब हम हटा लेंगे जल्दी से, और उसके बाद से हम अपना आगे का काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक तो क्लियर होगा, और यहाँ तक क्लियर है ना, तो आगे कोई डाउट ही नहीं आने वाला।
आगे तो सब एकदम आसान है, आसान है। कैसे, आइए देखते हैं, आइए समझते हैं। तो जैसे अभी हमने ये कहानी लिखी, पूरी समझाई हर एक चीज़ को, और हमने बता दिया कि ये वाला इसके बराबर है, इसी प्रकार से लिखेंगे, इसी प्रकार से। इसको हटा दो, दिया है तो लिखाना जरूरी है। लिखेंगे आगे, इसी प्रकार से, सिमिलरली, इसी प्रकार से। जिस प्रकार से ये सब कुछ लिख के हमने ये प्रूफ किया कि ये वाला एंगल, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, बिल्कुल इसी प्रकार से ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। तो इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, आपको पता होगा, मैथ्स में लिख देते हैं हम कि इसी प्रकार से। तो इसी प्रकार से एंगल सी, इस एंगल का नाम क्या है, CAE, एंगल CAE बराबर हो जाएगा किसके, एंगल RPN के, किसके, एंगल RPN के। ठीक है, तो अगर इसको देखो, मतलब इसको समीकरण संख्या 5 बोल दो, इसको 4 तक तो हो गया था, और समीकरण संख्या 6, इन दोनों को देखो और इन दोनों को जोड़ दो, आपस में क्या कर दो, जोड़ दो। तो इतना धन इतना मिलके पूरा मिल जाएगा, और यहां पर भी इतना प्लस इतना मिलके ये पूरा मिल जाएगा। पहले जोड़ने वाला कहानी लिखेंगे, उसमें राइट साइड, लेफ्ट साइड कौन सी है, BAE। तो सबसे पहले लिखेंगे BAE, समीकरण जोड़ना आता है ना, पहले यहां लिखेंगे समीकरण 5, समीकरण 5 और 6 को जोड़ने पर, 6 को जोड़ने पर, जब इन दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो वहां पर है एंगल BAE लेफ्ट हैंड साइड में, और यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में है एंगल CAE। लेफ्ट वाला लेफ्ट में जोड़ दिया, उधर राइट में क्या है, राइट में क्या है, QPN, और इधर राइट में क्या है, RPN। इन दोनों को जोड़ने के बाद, इन दोनों को जोड़ने के बाद जब BAE में CAE जोड़ोगे, समझो इसको, BAE ये वाला है, CAE ये वाला है, जब दोनों को जोड़ दोगे तो हमें पूरा मिल जाएगा। मतलब ये करने पर हमें मिल गया एंगल A बराबर, वहां पर क्या मिल जाएगा, एंगल P। ठीक है, एंगल A बराबर एंगल P मिल चुका है आपको। और समीकरण 1 से, समीकरण 1 से एक बात लिखेंगे फिर से, जो दिया है, इस देखो, इसमें माध्यिका की जरूरत अब अपने को नहीं है, इसकी जरूरत अब अपने को नहीं है, इन दोनों को लिख लेंगे AB, क्योंकि हमें एक पूरे त्रिभुज को पूरे त्रिभुज के बराबर सिद्ध करना है, बीच वाली लाइन से कोई मतलब नहीं है अब, है ना। तो हम लिखेंगे AB बटे PQ बराबर किसके, AC बटे PR। तो देखो मैंने क्या सिद्ध कर दिया, ये 2 लाइन देखो, मतलब ये 2 लाइन, ये एक लाइन करने के लिए इतना बड़ा सब कुछ करना पड़ा, ये तो हमें स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है। क्लियर है, अब इन दोनों को देखो, हो चुका है सिद्ध। क्यों, ये वाली भुजा मिल गई, इतना बटे इतना बराबर, ये मिल गया इतना बटे इतना, और इन दोनों के बीच के कोण को हमने बराबर कर दिया, दिख गया ना, SAS। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC समरूप हो चुका है त्रिभुज PQR के, कैसे, SAS कसौटी द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंट के माध्यम से एक बार जरूर बताना मुझे कि अभी समझ में आ चुका है या नहीं। ठीक है, ऐसे मत बता देना कि बस फटाफट देख लिया, भगा के देख लिया और टाइम पास कर लिया और बता दिया सर समझ में नहीं आया। ढंग से एक बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे, 2 बार ढंग से 2 बार अगर देखने पे समझ में नहीं आया, देन बताना मुझे कि सर डाउट है, अभी भी दोबारा बताऊंगा। ठीक है, मैंने पूरी मेहनत से बताई है हर एक चीज़, ऐसा नहीं है कि मैंने जल्दी में बताई है या कोई चीज़, कोई कमी नहीं छोड़ी गई है मेरी तरफ से। फिर भी अगर आपको डाउट आएगा तो कोई नया मेथड से और एक्सप्लेन करके मैं बताऊंगा किसी लाइव क्लास में। आ रही है बात समझ में? तो लेकिन मेहनत करनी है आपको भी दोस्त, ऐसा नहीं है कि बस टाइम पास कर रहे हो, ये मज़ा नहीं आएगा फिर। क्लियर है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। स्क्रीनशॉट लेंगे और हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न संख्या 15 की तरफ। आओ देखते हैं अपना अगला सवाल। बेहतरीन क्वेश्चन है, 12 और 14 दोनों का अंतर समझेंगे। 12 थोड़ा आसान है, 14 थोड़ा सा मुश्किल है उससे, ठीक है, क्योंकि इसमें रचना होती है। 15 नंबर का क्वेश्चन बहुत इजी और बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है, सेम क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया लंबाई 4 मीटर है। एक खंभा खड़ा है ना, एक खंभा खड़ा है दोस्त, ऐसा। यहाँ पर सूरज है,
सूरज ग्रीन नहीं होते ना, जब अपने पास कलर अवेलेबल है तो ग्रीन सूरज क्यों बनाना। यहाँ पर सन है, ठीक है, और इस खंबे की जो छाया होगी वो ज़मीन पर ही पड़ेगी, तो ये अपनी अर्थ है और इस पर इसकी छाया पड़ रही है। ये छाया बड़ी है क्या? नहीं, छाया छोटी है। आ रही बात समझ में? यहाँ पर इसकी छाया जब बनाओगे तो सन रे ऐसे ही आती है, तो इसकी छाया, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरी नीचे छाया बन रही होगी, जहाँ से लाइट आती है वहीं से छाया बनती है ऐसे, ठीक है, थोड़ा फिजिक्स का पार्ट है, आप समझ रहे होंगे। तो इस खंबे की, ये खंबा है, खंबा कैसे लिखते हैं? ऐसे ही लिखते हैं ना, खंबा हो गया और ये छाया हो गई, ठीक है। आपको पता है सूर्य भगवान की पत्नी का नाम छाया ठीक है, आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे सूर्य भी आ गए और उनकी पत्नी छाया भी आ गई। अब ध्यान से समझना मेरी बात। लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ये जो स्तंभ है, जो खंभा है अपना, ये 6 मीटर का है। ये दोस्त कितने मीटर का है? 6 मीटर का है। और जो छाया बन रही है उसकी लंबाई 4 मीटर है। ये जो अपनी छाया बन रही है, यहाँ पे 4 मीटर लिखेंगे, तो ये थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम 4 मीटर। ये 4 मीटर का है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये कहानी पहली हो गई। अगली कहानी क्या है? जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करें। एक दूसरी मीनार है, ये तो खंभा था, स्तंभ था छोटा सा, एक यहाँ पर मीनार है, ये मीनार है, ये अर्थ है, मतलब जमीन पे ही खड़ा होगा ये, और इसकी ये ऐसे करके छाया बन रही है। इनका सूरज अलग बना देते हैं, क्योंकि ये दूसरी पिक्चर है, वो दूसरी पिक्चर है, इनका सूरज भी यहीं पे बना दिया है ना, ऐसे सूरज की रोशनी जा रही होगी, तो इसका स्तंभ का छाया यहाँ जमीन पर पड़ रहा होगा। स्तंभ की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। मीनार की ऊंचाई मैंने मान लिया कितना है? h मीटर। मीनार की ऊंचाई जो हमें ज्ञात करनी है उसको मान लिया h मीटर। और इस मीनार की जो छाया बन रही है दोस्त, वो कितने की बन रही है? 28 मीटर की। इस मीनार की छाया 28 मीटर की बन रही है और आपको इस मीनार की ऊंचाई बतानी है। कहानी समझ में आ गई? सॉल्व करें अब। मज़ेदार क्वेश्चन है ये, बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्त। कैसे? इसका नाम लिख लेते हैं ABC और इसका नाम लिख लेते हैं PQR, है ना। इन दोनों त्रिभुजों को, है ना, अब मीनार भूल जाओ, स्तंभ भूल जाओ, सन भूल जाओ, छाया, सब कुछ भूल जाओ, अपने लिए क्या है? ये त्रिभुज हैं, क्योंकि हम मैथ्स पढ़ रहे हैं। इन दोनों त्रिभुजों को देखो, इनको समरूप सिद्ध करने की कोशिश करो, समरूप सिद्ध करने की कोशिश करो। ये एक ही समय की बात है, मतलब दोपहर की बात होगी और एक ही समय, दोपहर के मान लो 1 बजे का समय है। जब 1 बजे का समय होगा तो सन की जो पोजीशन होगी, जो सूर्य की स्थिति होगी, इसके लिए भी एक ही होगी, इसके लिए भी एक ही होगी। मतलब ये जो सन यहाँ पर कोण बना रहा होगा, वो दोनों कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। आ रही है बात समझ में? और ये यहाँ पर भी 90 अंश है और ये यहाँ पर भी 90 अंश है। या ऐसे समझ लो, अगर यहाँ का कोण आपको नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ का कोण बराबर होगा, क्योंकि ये अर्थ है, ये क्या है? धरती है, ये भी धरती है, तो सन धरती से तो बराबर कोण बना रहे होंगे ना। तो ये समझ लो कि सन का धरती से बराबर कोण बन रहा है, इसको भूल जाओ, इस ऊपर वाले को भूल जाओगे, इस ऊपर वाले कोण को भूल जाओगे। ये समझ में आ गया, 90 अंश यहाँ पर, 90 अंश यहाँ पर। वैसे ऊपर वाला भी सही था, लेकिन आपके लिए ये समझना, ये इमेजिन करना कि ऐसे सन आ रहा होगा और ये धरती है, ये सन की रेज आ रही होगी, एक ही समय की बात है। तो चाहे बीच में स्तंभ खड़ा हो, चाहे कुछ भी खड़ा हो, जो सन का कोण बनेगा धरती से, जहाँ भी धरती से सन की रोशनी जो आ रही है, जो जहाँ भी धरती से मिल रही होगी ऐसे करके, तो ये कोण जो आपको यहाँ पे बीच में ऐसे कोण दिखाई दे रहा है ना, ये कोण बनेगा, हर जगह पे समान बनेगा। तो ये सन की रोशनी आ रही है दोस्त, ये धरती है, यहाँ भी बराबर, ये भी सन की रोशनी है, ये धरती है, यहाँ भी बराबर। तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको मिल गया, दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप हो गए। क्यों? क्योंकि दो कोण आपस में बराबर हो चुके हैं। लिखेंगे इसको, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज, इसका नाम क्या है? PQR में, PQR में। इसमें देख पा रहे होंगे आप कि कोण ABC, एंगल ABC बराबर है किसके? एंगल PQR के। कोण PQR की क्यों है? 90 अंश प्रत्येक। क्यों है? 90 अंश प्रत्येक, दोनों ही 90 अंश के कोण हैं। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि ये वाला कोण एंगल C और एंगल R आपस में बराबर हैं, तो बोलेंगे एंगल C बराबर एंगल R, ठीक है। सूर्य द्वारा
अर्थ पर, पृथ्वी पर बनाया कोण, पृथ्वी पर बनाया गया कोण है ये, पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी द्वारा या सूर्य द्वारा, बात समझ लो, पृथ्वी पर बनाया गया कोण है ये, बनाया गया कोण। आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। अब बराबर हो गए तो हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज ABC जो है वो समरूप हो जाएगा दोस्त किसके, त्रिभुज PQR के। कौन सी सिमिलैरिटी लग रही है, कौन सी कसौटी लग रही है, AA समरूपता, AA समरूपता कसौटी, AA समरूपता कसौटी। तो अब जब दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो चुके हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इनकी संगत भुजाओं को पकड़ेंगे, जिससे मतलब है, मतलब किससे नहीं है, इस वाली किरण से नहीं मतलब है, इस वाली किरण से मतलब नहीं है, तो मतलब है हमें AB, तो यहां से AB पकड़ लिया और यहां से PQ पकड़ लिया, और मतलब है इस वाली लंबाई से, जिसकी लंबाई दी हुई है उसी से मतलब है बस। तो यहाँ से BC पकड़ लिया, ये रहा BC अपना, सेकंड पोजीशन पर BC है, यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर। ये जो तीर निशान बनाता हूँ एग्जाम में मत बनाना, ये आपको समझ में आया इसलिए बनाता हूँ मैं। ये जो BC है ये QR के बराबर है, तो BC के नीचे QR आ जाएगा, ठीक है। अब मान रख दोगे, आंसर आ जाएगा आपका। कैसे, AB का मान कितना है, AB का मान कितना है जल्दी बताएंगे। AB का मान है सर 6, तो यहाँ आगे रख देता हूँ मैं मान, AB की जगह पर 6 रख दिया, PQ की जगह पर H रख दिया क्योंकि पता नहीं है ये, और ऐसे ही BC को देख पा रहे होंगे आप 4 है, और यहाँ पर QR जो नीचे दिख रहा है आपको, QR 28 है, ठीक है। तिर्यक गुणा करेंगे 4 को H से और 28 को 6 से, तो आपके पास कुछ ऐसा निकल के आ रहा होगा, 4 गुणे H बराबर 28 गुणे 6। तो यहाँ से H का मान जो निकाल पा रहे होंगे आप, 28 गुणे 6 बटे 4, 28 गुणे 6 बटे 4, 4 सत्ते 28 होता है, और 7 गुणे 6 42 होता है। मतलब कि इस मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, 42 मीटर। तो लास्ट में आप लिख लेंगे कि मीनार की ऊंचाई 42 मीटर होगी। क्लियर है, मजेदार क्वेश्चन था ये। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और आज का आखिरी क्वेश्चन कर रहे होंगे हम, प्रश्न संख्या 16 की बात करेंगे। देखते हैं अपना आज का आखिरी क्वेश्चन, और इस चैप्टर का मतलब NCERT की तरफ से आखिरी क्वेश्चन, क्योंकि अभी इसके हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, बहुविकल्पी करने वाले हैं, तो ये सारी चीज़ें अभी बची हुई हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या 16 में बात ये हो रही है कि AD और PM त्रिभुजों ABC और PQR की क्रमशः माध्यिकाएं हैं। AD और PM माध्यिकाएं हैं, वही वाला 12 वाला क्वेश्चन है ये, 12 और 14 की तरह ही है। तो हम यहाँ पर एक ABC त्रिभुज बना दिए जिसकी माध्यिका क्या हो गई, AD, D ही है ना, AD, हाँ। एक हमने PQR त्रिभुज बना दिया दोस्त, PQR त्रिभुज बना दिया, और PQR, और इसकी माध्यिका क्या है, PM। ये माध्यिका, ये मत सोचना कि यहाँ 90 अंश बनाती है, हमेशा नहीं बनाती है, ठीक है। बस ये सोचना है कि माध्यिका जो है वो आधार के बिल्कुल बीच में आती है, माध्यिका जो है वो आधार के बिल्कुल बीच में आती है, बस माध्यिका से आपको यही समझना है। आगे देखते हैं, जबकि त्रिभुज ABC PQR के सिमिलर है, समरूप है। ये दोनों जो त्रिभुज आपको ABC दिख रहा है वो PQR के समरूप ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दिया है कि दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, ये दिया हुआ है। और जब भी दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो आपको बातें पता है कि उनके संगत कोण आपस में बराबर होंगे, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये बातें क्लियर हैं? तो सॉरी, ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है ये भी देख लेते हैं। AB बटे PQ, AB बटे PQ, AD। अरे ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, ये तो बड़ा ही मतलब बहुत आसान क्वेश्चन है ये। चलो यहाँ से 6 बातें लिख के दिखाना मुझे, अगर इनके संगत कोणों को आपस में बराबर कराओ पहले। तो पहली बात ये हो गई कि एंगल A एंगल P के बराबर, क्योंकि ये दोनों समरूप हैं तो इनके संगत कोण, पहले A आया P आया, तो संगत कोण आपस में बराबर, एंगल B एंगल Q के बराबर और एंगल C एंगल R के बराबर हो जाएगा, है ना। और दूसरी बात दोस्त, दूसरी बात AB बटे PQ, AB बटे PQ बराबर हो जाएगा BC बटे QR। ये सब समझ गए ना खेल, अब तो कैसे लिखते हैं, बराबर पहला लास्ट AC बटे PR, AC बटे PR। इनका यूज करेंगे हम कहीं ना कहीं, इसलिए इन सभी को लिख दिया मैंने पहले ही। यहाँ आपको प्रूव ये करना है ना
कि ए बी बटे पी क्यू, इनको घेरना, ए बी बटे पी क्यू बराबर है ए डी बटे पी एम के, ए डी बटे पी एम के। ये आपको प्रूव करना है, ये आपको प्रूव करना है। कब प्रूव कर पाओगे, दिमाग चल रहा है कुछ, कब प्रूव कर पाओगे, जब आपने ये प्रूव कर दिया कि ये दोनों त्रिभुज, मतलब ये वाला त्रिभुज जो आपको दिख रहा है ग्रीन कलर का, अगर मैंने ये प्रूव कर दिया कि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं, आपस में मैंने ये प्रूव कर दिया कि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं, तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि इनकी संगत भुजाएं हैं, ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एम, तब हम लिख सकते हैं। मतलब अपना टारगेट ये होना चाहिए कि हमें ए बी डी त्रिभुज को पी क्यू एम त्रिभुज के समरूप सिद्ध करना है। कैसे करेंगे, आइए खेलते हैं इसको। कहाँ से खेल स्टार्ट किया जाए, बात तो ये है, चलो वहीं से स्टार्ट करते हैं कि त्रिभुज, नहीं वहाँ से नहीं स्टार्ट, अच्छा एक चीज़ तो हमें पहले से ही पता है, यहाँ देखो चीज़ें हर एक चीज़ समझते रहेंगे। इसको उठा लो, ये अपने काम की चीज़ है, क्योंकि ए और पी तो हो नहीं रहा है, पूरा का पूरा ए आ ही नहीं रहा है इसमें, पूरा का पूरा पी आ ही नहीं रहा है, क्योंकि बस इतना ही पार्ट आ रहा है, पूरा ए आता तो बात भी बनती, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। सी और आर तो बहुत दूर दूर की बात है, उससे भी कोई मतलब नहीं है, ये अपने काम की चीज़ है। हमने पकड़ लिया कि ये तो हमें दिया है कि एंगल बी एंगल क्यू के बराबर हो जाएगा। अगर हमने किसी जुगाड़ से इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर कर दिया, मतलब कि ए बी बटे पी क्यू बराबर कर दिया बी डी बटे क्यू एम के, तो अपना एस ए एस लगा के, मतलब भुजा कोण भुजा लगा के कर देंगे समरूप सिद्ध। आओ दिखाता हूँ कैसे। सबसे पहले लिखेंगे ये वाली लाइन, क्या AC से कोई मतलब है क्या, इस AC से कोई मतलब नहीं है, तो इन दोनों को लिखेंगे। हम लिखेंगे AB बटे PQ बराबर है किसके दोस्त, BC बटे QR के। ऐसा क्यों लिखा, दिया है, दिया है। तो आप यहां से देख सकते हैं AB बटे PQ तो पूरा पूरा आ रहा है, ये तो हमें चाहिए ही चाहिए, तो AB बटे PQ को इसके साथ छेड़खानी नहीं करेंगे, जैसा है वैसा ही लिखेंगे। अब आप अगर ध्यान से देखें BC हमें पूरा नहीं चाहिए, हमें इसका आधा चाहिए, ये माध्यिका है, ये आधा चाहिए, बस इतना ही पार्ट चाहिए इसका, इतना ही पार्ट। और ये D बिल्कुल मध्य बिंदु है, क्योंकि ये माध्यिका है, मध्य बिंदु है। तो BC को, इस पूरे BC को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2BD, क्योंकि BD को 2 बार करोगे तो BC मिल जाएगा। तो BC हमें चाहिए नहीं, तो BC की जगह हम लिख देंगे 2BD, है ना। और इसी प्रकार से दोस्त हमें QR नहीं चाहिए, तो QR की जगह क्या लिख देंगे, 2QM, 2QM। ये खेल तो आपको समझ में आ चुका होगा अभी तक कि कहाँ 2 लिखना है, कहाँ 2 नहीं लिखना है। इसको हमने बना दिया समीकरण 1, इसको हमने क्या बना दिया, समीकरण 1। और हमें ये भी दिया हुआ है कि समीकरण बनाने की जरूरत ही नहीं है, खैर चलो बना दिया, कोई बात नहीं। एंगल B बराबर एंगल Q, एंगल B बराबर एंगल Q, क्यों लिख दिया ऐसा, दिया है, दिया है। तो आप देख पा रहे होंगे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इन दोनों लाइन से क्या अंदाजा लगा पा रहे हैं कि इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना, ये मिल गया, और इन दोनों के बीच का कोण बराबर मिल गया। कहने का मतलब ये हो गया दोस्त कि त्रिभुज ABD समरूप हो चुका है त्रिभुज PQM के। कौन सी कसौटी से, तो SAS कसौटी द्वारा। समरूपता कसौटी द्वारा, ठीक है। अब इनकी संगत भुजाओं का अनुपात लिख दो, सिद्ध हो जाएगा अपने आप। तो जो हमें सिद्ध करना है वही लिखेंगे, बस फालतू चीजें नहीं लिखेंगे। AB की बात कर रही है, तो यहां से देखो AB और यहां से लिखना पड़ेगा PQ, AB बटे PQ बराबर, फिर AD की बात, मतलब पहले और आखिरी की बात कर रहा है, तो AD लिख दिया, और यहाँ पर भी पहला और आखिरी लिख देंगे PM। तो क्या यही सिद्ध करना था, बिल्कुल। तो ये कैसे लिखा, क्यों लिखा, CPST के द्वारा, CPST करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, CPST के द्वारा। तो ये हमारा सिद्ध हो चुका है, प्रूव हो चुका है। कोई दिक्कत वाली बात, समझ में आ गई चीजें, चैप्टर मजेदार था। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे की बात बताऊंगा मैं। तो ये बड़ा ही बहुत आसान चैप्टर है, लेकिन जैसे ही प्रैक्टिस कर लोगे ना, फिर दिक्कत नहीं आने की है, ठीक है, फिर दिक्कत नहीं आने की है। तो आई होप कि ये जो प्रश्नावली 6.3 है, प्रश्न संख्या 1 से लेके प्रश्न संख्या 16 तक हमने 3 पार्ट में किया। ये सारे पार्ट, मतलब जो भी हमने किया है साथ में 1 से 5, फिर 6 से 10, फिर
11 से 16। मैं बार बार हर एक क्लास में बोल रहा हूँ दोस्त कि जैसे ही क्लास खत्म होगी, आज भी दोहरा रहा हूँ क्योंकि आप लोग चीज़ों को भूल जाते हैं, है ना, और कामचोर तो हैं ही थोड़े बहुत, तो चीज़ों को भूलना नहीं है। 11 से लेके प्रश्न संख्या 11 से लेके 16 तक वीडियो खत्म होने के जस्ट बाद आपको कॉपी पेन लेके और एनसीईआरटी की किताब लेके बैठ जाना है, खुद से प्रैक्टिस करना है। ये जो दमदार क्वेश्चन थे 11 से लेके 16 तक, तो कहीं ना कहीं एक आध क्वेश्चन में आप जरूर फंस सकते हैं, तो उसको दोबारा देखना है, दोबारा ट्राई करना है। मतलब जब तक आपसे एक एक क्वेश्चन खुद से नहीं बन जाएगा तब तक आपको खेलते रहना है। क्लियर है बातें? तो जल्दी से एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताना कि प्रश्नावली 6.3 की बात बस बताना आपको कि क्या आपको पूरी तरह से समझ में आ चुकी है, और साथ में ये भी बताना है आपको प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 16 तक कौन कौन से क्वेश्चन में डाउट है, वो क्वेश्चन नंबर मेंशन कर देना। जब भी लाइव क्लास इस चैप्टर की होगी वो प्रश्न जरूर कराया जाएगा आपको। तो क्लियर है बातें, सब कुछ बढ़िया है, ठीक है। तो वीडियो को दोस्त अभी तक अगर लाइक नहीं किए हैं तो ये गद्दारी नहीं चलेगी, और वीडियो को जल्दी लाइक करेंगे, और चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, और अपने प्यारे से कमेंट्स करना नहीं भूलेंगे आप। एक छोटी सी चैनल के बारे में इंफॉर्मेशन, उसके बाद आज की क्लास समाप्त होगी। जैसा कि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, और ये हमारे टॉप कोर्सेज हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यम में अवेलेबल हैं। यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ हम अदर स्टेट बोर्ड्स भी कवर कराते हैं, जिसमें दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड है। इसके साथ ही हम वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश की भी क्लासेज करवाते हैं। आप हमें अदर सोशल मीडिया नेटवर्क्स पे फॉलो करना नहीं भूलेंगे, और अपनी बेहतरीन तैयारी करने के लिए दोस्त ई नोट्स और ई बुक्स को ग्रैब करना नहीं भूलेंगे, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम में बेहतर स्कोर प्राप्त करने के लिए। तो ठीक है, अपना ध्यान रखेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।